बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने CSS पोजीशन प्रॉपर्टी डिस्कस की थी और हमने ये पढ़ा था कि CSS पोजीशन प्रॉपर्टी से हम किसी भी HTML एलिमेंट या HTML टैग को डॉक्यूमेंट में कहीं भी पोजीशन कर सकते हैं और हमने उसके चार प्रॉपर्टीज़ उसके CSS पोजीशन प्रॉपर्टी के चार वैल्यूज़ को डिस्कस किया था, जिसमें स्टैटिक पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन, ये चारों शामिल हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम CSS डिस्प्ले पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपको याद है, हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। एक वो एलिमेंट्स जो कि ब्लॉक होते हैं और एक वो एलिमेंट्स जो कि इनलाइन होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स वो है जो नए लाइन से स्टार्ट करते हैं और अपने लाइन में किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं जोड़ते, और इनलाइन एलिमेंट्स वो है जो नए लाइन से स्टार्ट नहीं करते। अगर ऊपर वाला एलिमेंट वो भी इनलाइन है तो उसी सेम लाइन में दोनों आ जाते हैं। CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट के डिस्प्ले को कंट्रोल करता है। पोजीशन किसको कंट्रोल कर रहा था? पोजीशन को, कि ये कहाँ, इसका पोजीशन क्या होगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ये कहाँ पे होगा। The CSS display property is used to define how to display an HTML element in the document and its children inside it। दो चीजें हम इससे स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक एलिमेंट इनलाइन होगा कि ब्लॉक होगा, और दूसरा अगर इसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, चाइल्ड टैग्स हैं, चाइल्ड HTML एलिमेंट्स है, एक डिव है उसके अंदर आपने और डिव्स लिए हैं और एलिमेंट्स लिए हैं, तो वो कैसे, उनका तरतीब क्या होगी, उसका लेआउट किस तरह होगा, तो ये दोनों CSS डिस्प्ले कंट्रोल करता है। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर एन एलिमेंट वुड ऑक्यूपाई अ होल लाइन और जस्ट अ लिमिटेड स्पेस अकॉर्डिंग टू इट्स चिल्ड्रन एलिमेंट्स। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक ब्लॉक होता है और एक इनलाइन होता है, तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी से स्पेसिफाई होता है। अच्छा, यूज फॉर इट्स चिल्ड्रन, तो दो चीजें हम इससे स्पेसिफाई कर सकते हैं। लिसन ए, ये एक एलिमेंट है, HTML एलिमेंट है, सही है। CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी से ये भी कंट्रोल होता है कि ये जो एलिमेंट है ये ब्लॉक होगा कि इनलाइन होगा। एक चीज तो ये है, ये खुद इस एलिमेंट का पता, इसको हम सेट कर सकते हैं कि ये ब्लॉक है कि इनलाइन है। दूसरा, अगर इसके अंदर आपने कोई और टैग्स लिए हैं, उनको हम किस तरह लेआउट करेंगे, वो कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसको भी हम एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर्मली द डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट्स एन एलिमेंट्स इनर एंड आउटर डिस्प्ले टाइप्स। The outer type sets an element's participation in flow layout. The inner type sets the layout of children. Layout कहते हैं डिज़ाइन को, कैसे चिल्ड्रन डिज़ाइंस होंगे। तो मैंने ऑलरेडी वो फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में खोला है और मैं इसके अंदर index.html फाइल बना देता हूँ, index.html। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा HTML लिखते हैं और ये हमारा 8th क्लास है। So, alright, so CSS डिस्प्ले, और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ CSS का और उसके अंदर style.css लेते हैं। ठीक है, इसको कनेक्ट भी करेंगे index.html के साथ। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, हम लिंक टैग से कनेक्ट करेंगे, और चूंकि इस index.html से आपने पाथ स्पेसिफाई करना होगा। ऐसे कंसिडर करना होगा कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और वो style.css जाना चाहता है, तो कैसे जाएगा, पहले CSS के फोल्डर में जाएगा और फिर उसके अंदर style.css में जाएगा। ठीक है, अभी नजर आ रहा है? ठीक है, एंड गुड। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं, लॉरम एप्सम सो। ठीक है, Alt Z से ये वर्ड रैप भी ऑन हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ना इसके नीचे एक एंकर टैग ले लूँ और मैं कहूँ ये लेट्स से कि गो टू गूगल, whatever it is,
और इसको मैं यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन करूँ, राइट। अब ये देखिए यहाँ पे जगह है, लेकिन ये जो गो टू गूगल है ये कहाँ पे आया है, ये यहाँ नीचे आया है। क्यों? इसलिए कि ये जो पी पैराग्राफ है, पैराग्राफ टैग है, दिस इज ब्लॉक्ड बाय डिफ़ॉल्ट। इसका डिस्प्ले क्या होता है, ब्लॉक होता है। और इस लिंक का डिस्प्ले क्या होता है, वो भी ब्लॉक होता है। तो मैं अगर नीचे इसके बटन ले लूँ, ठीक है, और बटन में मैं कहूँ कि यार लेट्स से रिफ्रेश, तो आपको क्या लगता है कि बटन हर ब्लॉक स्कोप है कि इनलाइन है, ब्लॉक टैग है कि इनलाइन है? ब्लॉक नहीं, वो इनलाइन है, तो वो सेम लाइन पे आएगा। ठीक है, तो ये दो क्यों सेम लाइन पे आए हैं, क्योंकि दोनों इनलाइन है। और बार बार मैं बता रहा हूं कि इनलाइन एलिमेंट्स दूसरे इनलाइन के साथ सेम लाइन में आ सकता है। अगर आप इसके नीचे ना एक और पैराग्राफ डिफाइन करें, आप एक और पैराग्राफ डिफाइन करें, तो ये जो ब्लॉक एलिमेंट है P, ये नए लाइन से शुरू करेगा, इस लाइन से नहीं। अपने लाइन में किसी दूसरे को नहीं छोड़ेगा और स्टार्ट भी नेक्स्ट लाइन से होगा। ये देखिए, सही है। सो नाउ अगर मैं चाहता हूं कि ये जो पैराग्राफ है बाय डिफ़ॉल्ट है तो ठीक है, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक है, लेकिन मैं अगर इसको इनलाइन करना चाहता हूं तो मैं इसको इनलाइन कर सकता हूं। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि ये एलिमेंट ब्लॉक होता है, ये इनलाइन होता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह होता है। आप किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक से इनलाइन कर सकते हैं या इनलाइन से ब्लॉक कर सकते हैं। ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे पी टैग को सेलेक्ट करूँ और मैं कहूँ कि यार इसकी जो डिस्प्ले है वो क्या होनी चाहिए, इनलाइन होनी चाहिए, तो आई कैन डू दैट, राइट। सो ये देखिए, गो टू गूगल, और ये कहाँ चले गए हैं, ये यहाँ चले गए हैं, और पीछे वो नीचे वाला पैराग्राफ भी इसी लाइन से स्टार्ट हो गया है। समझ आ रही है? क्योंकि पी को हमने इनलाइन कर दिया, और ए और बटन तो पहले से डिफ़ॉल्ट वो इनलाइन होते हैं। ठीक है। बॉडी को इनलाइन कर दो, सब इनलाइन हो जाएंगे। नहीं, बॉडी को इनलाइन, बॉडी खुद इनलाइन हो जाएगा, उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं। अच्छा, ये भी एक अच्छा कन्फ्यूजन इसने रेस कर दिया है। मैं इसको आईडी दे देता हूँ फर्स्ट P1, ठीक है, और इस P1 को सिर्फ मैं ये देता हूँ। तो आईडी से कैसे सेलेक्ट करेंगे, हैश लगाएंगे, शाबाश, P1। और यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो ये देखिए, सिर्फ ये इनलाइन हो गया है, बाकी ये ब्लॉक है। समझ आ रही है? अब ये दोनों इनलाइन एलिमेंट्स इसके साथ एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर मैं क्या करूं, आप कहते हैं कि अगर मैं बॉडी को इनलाइन करूं, तो चलिए ट्राई करते हैं। मैंने बाय द वे अभी तक नहीं देखा। बॉडी को अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन करूं तो सिर्फ बॉडी इनलाइन हो जाएगी, अंदर एलिमेंट्स नहीं। ठीक है, हर एक एलिमेंट को आपने ये बताना होगा कि आपने कौन सी वो प्रॉपर्टी लेनी। अच्छा, अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं, अब देखिए मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ, एक डिव लेता हूँ, और इस डिव को इस डिव के अंदर मैं एक ए लेता हूँ और गो टू यूट्यूब, और फिर इसके बाद एक बटन लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से सबमिट। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो डिव बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ब्लॉक होता है, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे वो हुए हैं, इनलाइन है। तो वो डिपेंड नहीं करता कि पेरेंट क्या है, वो खुद अपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को लेते हैं। सही है। अच्छा, ठीक है, सही है। मैं अगर इस डिव को वो करूं, इनलाइन करूं, तो फिर कर सकता हूं दूसरा डिव अगर लूंगा तो वो इसके साथ एक ही लाइन रहेगा। सो दैट इज हाउ इनलाइन इन दिस थिंग्स वर्क। अब डिस्प्ले की ना ये प्रॉपर्टीज हैं, फ्लेक्स, ब्लॉक, नन, ग्रिड, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक।
इन चीज़ों का क्या मतलब है, तफसील से डिस्कस करते हैं। An element with display block generates a block element box, generating line breaks both before and after the element. अभी मैंने बताया ना कि नए लाइन से स्टार्ट होगा और अपने साथ लाइन में किसी दूसरे बंदे को, दूसरे एलिमेंट को नहीं छोड़ेगा। तो लाइन ब्रेक्स बिफोर और आफ्टर द एलिमेंट वो डिस्प्ले ब्लॉक में होते हैं। An element with display inline generates one or more inline element boxes that do not generate line breaks before or after. अगर नॉर्मल फ्लो है तो नेक्स्ट एलिमेंट सेम लाइन पे आएगा, अगर वो दूसरा एलिमेंट भी इनलाइन, ये शर्त है। सही है। ये देखिए यार, ये ए है, ये बटन है, बटन के बाद पी आया है तो पी भी सेम लाइन पे आएगा। हम कह रहे हैं कि बटन जो है वो इनलाइन एलिमेंट है, वो अपने साथ लाइन में किसी दूसरे एलिमेंट को छोड़ता है, तो पी सेम लाइन में आएगा। क्यों? पी ब्लॉक एलिमेंट है और ब्लॉक एलिमेंट हमेशा स्टार्ट नए लाइन से करता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इनलाइन एलिमेंट अपने साथ लाइन में दूसरे इनलाइन एलिमेंट को छोड़ता है, ब्लॉक नहीं। अच्छा, चीज़ें थोड़े से वो लग रहे हैं, मतलब बोरिंग लग रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरेस्टिंग बनेगा। आपको पता है एक अजीब बात, मैं अगर यहाँ पे आऊँ और ये ए है, मैं इसको आईडी दे देता हूँ, ये देखिए मैं इसको आईडी दे देता हूँ A1, ठीक है, या गूगल ए लेट्स से, और इसको फिर स्टाइल करने की कोशिश करता हूँ गूगल ए, और मैं इसको हाइट और विड्थ देता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार इसका जो विड्थ है, हाइट है, वो कितना होना चाहिए 200 पिक्सल, और जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए, वो 300 पिक्सल्स होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका क्रिम्सन करूँ, ठीक है, अब देखिए तो विड्थ कितना होना चाहिए इसका 300 पिक्सल्स होना चाहिए, जो कि यहाँ से तकरीबन यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक, और हाइट जो है वो 200 पिक्सल्स होना चाहिए, लेकिन हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं हो रहे। क्यों? इसलिए कि जो भी एलिमेंट, जिस एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन होगी, वो कभी भी उस पर हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ ब्लॉक पे होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी एलिमेंट पे हाइट और विड्थ भी अप्लाई करे और वो इनलाइन भी हो जाए, तब हमें उसको इनलाइन ब्लॉक करना होगा, इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक ये करता है कि होता तो इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन वो हाइट और विड्थ भी लेता है। तो अगर मैं इसको चूज करूं और मैं इसके डिस्प्ले को मैं ब्लॉक करूं, लेट से ब्लॉक पे चेक करते हैं, तो ये देखिए ये इस तरह आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसको इनलाइन ब्लॉक करूं तो इसका हाइट और विड्थ यही होगा, लेकिन इनलाइन एलिमेंट होगा। तो नीचे जो इसके बटन है ये इसी के साथ इस लाइन पे आएगा, ठीक है ना, समझ आ गई? सो डिस्प्ले की 3 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर दी, ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट है तो हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं होंगे। अगर आप इनलाइन एलिमेंट को भी रखना चाहते, एक एलिमेंट को इनलाइन रखना चाहते हैं लेकिन हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं, सो देन यू हैव टू कन्वर्ट द डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्रॉम इनलाइन टू इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, मेक सेंस राइट? अगर हम नन करते हैं, आपको पता है हमने लास्ट टाइम भी ये पढ़ा था, मैं अगर इस गो टू यूट्यूब को, इस दूसरे लिंक को, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे कह देता हूँ ना, इसको आईडी दे देता हूँ यूट्यूब ए, और यहाँ पे इसको स्टाइल करता हूँ यूट्यूब ए को, तो शागालिब ये किसी भी HTML एलिमेंट को हम कैसे हाइड कर सकते हैं? हाँ, कैसे हाइड करेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी भी एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं कि वो दिखाई ना दे, बस वो गायब हो? हाँ तवल्ला, अगर मैं चाहता हूं कि यूट्यूब ए, गो टू यूट्यूब जो लिंक है, ये जो लिंक है इसको मैं गायब करूं, तो कौन सी प्रॉपर्टी मैं दूंगा?
ये से बिल्कुल नजर भी नहीं आता। हाँ सर ये तो HTML में आपने बताया टैग है जिसके अंदर वो चीज गायब हो जाती हाँ, लेकिन वो CSS की प्रॉपर्टी में दे रहा था ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। आपको याद है लेकिन वो प्रॉपर्टी याद नहीं है। तो मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन, शाबाश। डिस्प्ले नन भी है और एक और चीज़ भी बताता हूँ, वो है विजिबिलिटी हिडन। और दोनों में फ़र्क भी बताता हूँ। ये देखिए, अगर मैं विजिबिलिटी हिडन करूँ ना, तो ये देखिए, ये इस लिंक को मैं गायब करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, विजिबिलिटी हिडन का क्या मतलब हुआ कि एलिमेंट अपनी जगह पे मौजूद होगा लेकिन सिर्फ हमें नज़र नहीं आएगा। नहीं, क्लिक नहीं हो सकेगा क्योंकि एलिमेंट ही गायब है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में अपने स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। मेक सेंस? याद कर ली ये बात, दिल पे लिखे। विजिबिलिटी हिडन अगर हम कर लेते हैं तो एक एलिमेंट वो होगा, डॉक्यूमेंट में जगह भी ऑक्युपाई करेगा, लेकिन हमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन आपको पता है, अगर मैं डिस्प्ले नन करता हूँ, अगर मैं किसी चीज़ की डिस्प्ले नन कर देता हूँ, वो सिरे से गायब भी हो जाता है और कोई जगह भी नहीं घेरता। सो कंप्लीटली डॉक्यूमेंट से उसको रिमूव कर लेता है। तो आप अक्सर चीज़ों को देख रहे होंगे कि वो मतलब एक एलिमेंट मौजूद होता है, कहीं पे हम क्लिक करते हैं, कोई इंटरेक्शन पेज के साथ करते हैं, वो बिल्कुल गायब हो जाता है। जैसे नोटिफिकेशन बार ना, आप खोलते हैं नोटिफिकेशंस को और ये देखिए, लेट्स से यहाँ पे होगा, ये देखिए एक्टिव पे मैं अगर क्लिक करूँ ना, ये ड्रॉप डाउन आ जाता है। मैं वापस इस पे क्लिक करता हूँ, ये गायब हो जाता है। ये देखिए, बिल्कुल गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिस्प्ले वो नन हो जाती है, वो जगह भी नहीं पकड़ता और गायब भी हो जाता है, डॉक्यूमेंट के फ्लो से निकल जाता है। सो दिस इज द डिस्प्ले नन। मोटे मोटे जो प्रॉपर्टीज, जो वैल्यूज हैं डिस्प्ले की, वो याद कर लिए। 4 हमने पढ़ लिए। इनलाइन में हाइट और विड्थ वो काम नहीं करते। दूसरा ब्लॉक, तीसरा इनलाइन ब्लॉक और चौथा नन। शाबाश, 4 बहुत आसान प्रॉपर्टीज है, नो इश्यूज, राइट। अब इसमें ना, इसके अंदर, अब आप कहेंगे, किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि सर आपने तो बताया था कि डिस्प्ले, अगर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी देते हैं तो वो उस एलिमेंट और उस एलिमेंट के अंदर जो चिल्ड्रन है, दोनों के डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करता है। तो हमने तो इसके चिल्ड्रन को नहीं पढ़ा। तो ये जो सारे प्रॉपर्टीज हैं ना, इसमें चिल्ड्रन कैसे बिहेव करेंगे? तो अगर वो इनलाइन है चिल्ड्रन, तो इनलाइन बिहेव करेंगे उसके अंदर, और अगर वो ब्लॉक है तो ब्लॉक की तरह वो बिहेव करेंगे, बस एक दूसरे के नीचे आएंगे अकॉर्डिंग टू ब्लॉक और इनलाइन। अगर इनलाइन है तो एक सेम लाइन में आएंगे, अगर नहीं है तो ब्लॉक है तो फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे। लेकिन अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फ्लेक्स। और आपने पढ़ा होगा फ्लेक्स बॉक्स, अक्सर देखा होगा CSS, जो वाकिफ़ है CSS से, उन्होंने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा होगा। आपने अक्सर ये आप अक्सर ये चाह रहे होंगे कि लेट्स से मेरे पास एक डिव है ना, यहाँ पे एक डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर मैं 3-4 डिव्स लेता हूँ, और आपको इसके साथ ही मैं कुछ प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा, एक प्रैक्टिकल चीज़ बनाएंगे। ये 3-4 डिव्स है, राइट। और ये जो डिव है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ कंटेनर, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ कि यार जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर, इसका जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए? वो 100% होना चाहिए, ठीक है। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो क्या होना चाहिए? लेट्स से वो बहुत ही एक्वा मेरीन कर लेते, बहुत लाइट में रखना चाहता हूँ, या बीज या लाइस ब्लू, वीट भी, हाँ ये सही है कि वो वाइट के बिल्कुल करीब हो, लेकिन वाइट से थोड़ा सा डिफरेंट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हाइट मैंने नहीं दी, इसलिए वो शो नहीं हो रहा। तो हम हाइट भी देंगे। सो हाइट कितना दे देते हैं? लेट्स से हम 30 पिक्सल्स, वो बहुत छोटा हो जाएगा, 300 पिक्सल्स दे देते हैं। पिक्सल को एक डॉट कंसिडर करें तो 30 डॉट्स क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। ये देखिए, ठीक है, हमारे पास ये एलिमेंट आ गया। अब ये बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ है, तो हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी दे देंगे जी।
नजर दिया नहीं है। अच्छा नहीं है, मैं थोड़ा उसको वो कर लूँगा, नो वरीज, थोड़ा सा डार्क कर लूँगा इसको मैं। वो हमें वीट कर लेते हैं, चले। नहीं वो थोड़ा सा डार्क है, ये देखिए सही है। तो ये हमारे पास वो आ गया। अब इससे जो वो है डिफ़ॉल्ट मार्जिन है बॉडी के, वो ख़त्म करते हैं, मार्जिन 0, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ये इस तरह सही हो जाएगा। अब इसके अंदर जो मैं डिव्स दे रहा हूँ इसको मैं एक क्लास दे दूंगा, क्योंकि मैं सब पे एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्लास दे दूंगा लेट से bg div custom लेट से, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और क्लास से कैसे स्टाइल करेंगे, क्लास से सेलेक्ट करेंगे तो डॉट और div custom। बैकग्राउंड कलर क्या रखते हैं, लेट से बैकग्राउंड कलर एक्वा रखते हैं। और जो इनका हाइट है, विड्थ है, वो रखते हैं लेट से परसेंटेज में रखते हैं। तो 100% को 4 पे डिवाइड करें तो 25 आ जाएगा ना, तो हम 20 रखते हैं, ताकि इसके बीच में फिर फासला भी दें, ठीक है। और मार्जिन लेफ्ट जो है वो भी रख लेते हैं तकरीबन 20 पिक्सल्स। और हाइट जो है वो रखते हैं अच्छा क्या था हाइट, 300 था, तो ये मैं रख लेता हूँ 200 पिक्सल, सही है? अच्छा अब देखिए बिहेवियर देखिए, मैंने पेरेंट का हाइट कितना स्पेसिफाई किया हुआ है, 300 पिक्सल्स। और ये अंदर जो डिव्स है ये सारे ब्लॉक है ना, ठीक है। तो पेरेंट का डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक है। जो चिल्ड्रन, तो मैंने बताया कि अगर पेरेंट का डिस्प्ले ब्लॉक हो तो चाइल्ड के जो वो होंगे उसका जो लेआउट होगा वो बस एक दूसरे के पीछे होंगे। अगर ब्लॉक होंगे तो एक दूसरे के नीचे आएंगे, अगर वो इन लाइन होंगे तो एक दूसरे के साथ एक ही लाइन पे आएंगे। अब ये देखिए इसका एक डब्बे का विड्थ कितना है, 20 पिक्सल। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको div custom 1 कर देता हूँ और यहाँ पे div custom 2, ठीक है। और यहाँ पे इसका डॉजर ब्लू कर देता हूँ और फर्स्ट को custom 1, custom 2, custom 1, ये देखिए समझ आ गई। अब ये देखिए हर एक का जो हाइट है वो 200 पिक्सल्स है, तो 200 पिक्सल तो पेरेंट के हाइट से वो ओवरफ्लो हो गए। तो हम इसको हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर चाहता हूं कि मैं इन सब डिव्स को यहाँ एक सेम लाइन पे प्लेस करना चाहता हूँ, तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं इन डिव्स को क्या रखूँ, इन सब को इन लाइन करूँ। लेकिन मैं अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी से इन पूरे के पूरे डिव्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ, सो आई हैव फ्लेक्स बॉक्स, और उसमें मेरे पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लेक्स बॉक्स में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अगर मैं इस कंटेनर को डिस्प्ले दे दूँ, यानी जो इसका पेरेंट है, गौर से देखें, अच्छा अगर इसका जो पेरेंट है उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँ, तो आपको पता है फ्लेक्स क्या करता है। फ्लेक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई डिव है उसको आप फ्लेक्स कर लेते हैं तो उसका जो अपनी डिस्प्ले है वो ब्लॉक हो जाती है, वो एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करता है बाहर के और एलिमेंट्स के साथ। लेकिन उसके जो चिल्ड्रन है वो उनको एक रो में या एक कॉलम में अरेंज कर सकता है। जब आप सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स दे दें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इन सारे अपने जो चिल्ड्रन हैं उनको एक रो में एडजस्ट करता है। तो ये देखिए मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ ना, इस तरह आ जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, रो में वो एडजस्ट करता है। तो फ्लेक्स का प्रीटी मच मतलब ये है कि फ्लेक्स इज़ प्रॉपर्टी फॉर लेआउटिंग द चिल्ड्रन। और फ्लेक्स में क्या होता है, फ्लेक्स का एक डायरेक्शन होता है,
या वो रो में यानी हॉरिजॉन्टली चीज़ों को अलाइन करेगा या वर्टिकली, और सब चिल्ड्रन को एक ही उस लाइन में ले आने की कोशिश करेगा। सो दिस इज फ्लेक्स। हाँ, ये बीच में मार्जिन ये मैंने मार्जिन दिए हैं, ये हटा दो, मार्जिन लेफ्ट दिया है, ठीक है। ये इसलिए कि ये फ्लेक्स की वजह से, ये दो देखो बीच में वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, तो फ्लेक्स की तरफ, दिस इज द फ्लेक्स। With display flex, the elements behaves like a block element for the outside itself, right? And lays out its contents according to the flexbox model. Flexbox makes it easier to create flexible layouts and show content side by side in rows or in columns. और ये बहुत ज़्यादा responsive भी है। ये देखिए, मैं अगर इसको छोटा करता हूँ, अभी आप ये समझेंगे कि मोबाइल डिज़ाइंस कैसे होते हैं। सारे लोग फ्लेक्सबॉक्स यूज़ करते हैं। ये देखिए, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है खुद। ये देखिए, ये देखिए, नजर आ रहा है, अपने आप को खुद एडजस्ट कर रहा है। दिस इज द पावर ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स के ये जो बाहर का पेरेंट एलिमेंट है, इसको हम फ्लेक्स बॉक्स कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, और इनके जो चिल्ड्रन है उस एक चाइल्ड को हम फ्लेक्स बॉक्स आइटम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेक्स बॉक्स आइटम कहते हैं। तो ये हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स है या फ्लेक्स कंटेनर है, और ये हमारे पास फ्लेक्स आइटम्स है इसके अंदर, और ये रोज में भी हो सकता है और कॉलम्स में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हम ना लेट से मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, इसके अंदर लिख लेता हूँ 1 1, और इसके अंदर लिख लेता हूँ 2, इसके अंदर लिख लेता हूँ 3, और इसके अंदर लिख लेता हूँ 4, ताकि हमें नज़र आए, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह है, ठीक है। आप फ्लेक्स के डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे लिखें फ्लेक्स डायरेक्शन, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? रो होता है। तो मैं अगर रो कर लूँ तो सेम, लेकिन अगर आप रो रिवर्स करें तो जो एलिमेंट पहले होगा वो सबसे आखिर में आएगा, ये उसको उल्टा कर लेगा। 1 2 3 4 पेरेंट से करेंगे। यप, दिस इज द पॉइंट। हम कंट्रोल पेरेंट से करेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन कंट्रोल करना है, फ्लेक्स का लेआउट कंट्रोल करना है, सारा हम पेरेंट से करेंगे। सो नाउ द कंटेनर इज एक्टिंग। ये जो वीट बॉक्स आपको वीट कलर का बॉक्स आपको नजर आ रहा है, दिस इज द पेरेंट फॉर दिस 4 divs, ठीक है। सो जी, फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स होता है। अब बताता हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ इस पे फ्लेक्स डायरेक्शन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन में यहाँ पे मैं कॉलम दे दूँ, तो कॉलम भी दे सकता हूँ। बाज़ जगहों पे हमें कॉलम चाहिए होता है, तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स दे दूँ तो ये भी दे सकता हूँ। ये देखिए, उल्टे हो जाएंगे 4 3। हाँ, साइज छोटा हो रहा है इसलिए कि ये वो जो नीचे पेज है वो ख़त्म हो रहा है। तो अगर पेज नीचे होता तो मे बी ये एक्सपेंड हो जाता। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइन आइटम्स हैं, फ्लेक्स रैप है। अच्छा, ये कौन सा होगा? 5, ये 6 7 और 8, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी, रो में, सो बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है, लेकिन आपके ये, अब देखिए फ्लेक्स जो है वो उसका विड्थ डिस्टर्ब कर रहा है। इसका विड्थ कितना था? 200 पिक्सल्स था, जो भी था 20% था ना। तो अब वो उसको क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। 20% हमने लिखा है, लेट से मैं कह लेता हूँ कि 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स। अगर हम पिक्सल्स कर लेते हैं तो ये देखिए
क्या कह रहे हैं? सर मैं बाकी नहीं डाला। तो आपको ये 200 पिक्सल्स के नज़र आए, देख लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं कितने हैं ये तो अभी 148 हो गया है, लेकिन अगर हम इसको बंद करेंगे सो मे बी 2-3 और भी कर लेते हैं, या चले 300 पिक्सल्स कर लेते हैं। अब देखिए मैंने 300 पिक्सल्स भी कर लिया, लेकिन वो चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स इनके विड्थ को नहीं देखता। जब आप फ्लेक्स दे देते हैं कोई फ्लेक्स कंटेनर में, फ्लेक्स आइटम्स के विड्थ को फिर नहीं देखा जाता। अगर आप चाहते हैं सब में एक लाइन पे नहीं चाहता, अगर वो एक लाइन में नहीं आ रहे अकॉर्डिंग टू द विड्थ में, उनको नेक्स्ट लाइन पे करना चाहता हूं, तो फिर आप कर सकते हैं, मैं यहाँ इससे कंटेनर से हाइट हटा दूंगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए ये इनके अकॉर्डिंगली हाइट लेगा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन पे अगर आना चाहते हैं तो आ जाए, तो आप क्या करें, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप, उसको कहें रैप। ये देखिए, तो फिर उनका जो विड्थ है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। 300 पिक्सल्स लेंगे तो अगर एक ही लाइन पे नहीं आएंगे तो वो उनको नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप होता है। ये देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नो रैप होता है। ये नेक्स्ट लाइन पे आप अगर 100 एलिमेंट्स पे इस 20 के अंदर डालें तो वो उसको नेक्स्ट लाइन पे नहीं ले आएगा। ये हम चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है, लेकिन अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम ये सोच रहे हैं कि इनका जो विड्थ है वो 300 पिक्सल्स होगा, लेकिन ये 300 पिक्सल्स तो नहीं है। वो क्यों? इसलिए कि जो फ्लेक्स रैप है वो नो रैप है। वो कह रहा है कि इसको नेक्स्ट लाइन पे ना ले जाओ। हाँ, ये भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लेक्स रैप कंट्रोल कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, ये तो सिर्फ स्टाइलिंग हम लेआउट कंट्रोल कर रहे हैं। लेआउट का मतलब है डिज़ाइन के कैसे चिल्ड्रन दिखाई देंगे। तो अगर आप इस नो रैप को ओवरराइड करना चाहते हैं तो फिर उसको रैप करें, तो वो फिर अपने उस जगह को लेंगे। सही है। अच्छा, समझ आ गई या कंफ्यूजन है कोई? आसान है ना, कोई मसला नहीं है। अच्छा, डिफ कस्टम 1 सही है, मेक सेंस। अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट में सिर्फ 2 उसमें समझाऊंगा। ऑर्डर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट किस ऑर्डर पे नज़र आएगा फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। तो उस आइटम में आए, एक आइटम को सेलेक्ट करें, क्लास नहीं आईडी के बेस पे एक एलिमेंट को सेलेक्ट करें, आप उसको ऑर्डर दें, और फिर साथ में आप उसका फ्लेक्स ग्रो भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, अगर आप 2 दे दें तो इसका मतलब ये होगा कि फ्लेक्स के अंदर 2 एलिमेंट्स जितना स्पेस ऑक्युपाई करते हैं ये इतना स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो मैं यहाँ पे, चलिए ट्राई करते हैं एक का, मैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो दे देता हूँ, फ्लेक्स ग्रो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ तो ये देखिए 2 यानी एक जो जितना विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है उसका डबल ये ऑक्युपाई कर रहा है। तो आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये एक आइटम का वो है, प्रॉपर्टीज़ है, तो इसलिए आप उस आइटम में आएंगे और उसमें ये चीज़ें चेंज करेंगे। तो अगर इसके पेरेंट का डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं है तो फिर फ्लेक्स ग्रो यहाँ पे काम नहीं करेगा। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये जो आप कह रहे हैं बॉर्डर रेडियस हम सब का दे सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ किसी एक एलिमेंट को अभी तक आप दे रहे हैं तो सब के सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये सिर्फ लेआउट है। लेआउट का मतलब है डिज़ाइन, कौन कहाँ पे आएगा। तो फ्लेक्स का मतलब ये है कि सब एक लाइन पे आएंगे, या एक रो में आएंगे, या सब एक कॉलम में आएंगे। अच्छा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे फ्लेक्स इनलाइन करें तो फॉर टाइम बीइंग इनलाइन फ्लेक्स होता है वो मेरे ख्याल से। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये हो जाएगा कि ये जो पेरेंट एलिमेंट है ये इनलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनलाइन हो जाएगा। अगर इसका विड्थ छोटा है, लेट्स से वो 100% नहीं है,
वो लेट से 90% है, और आप यहाँ पे एक ए डिफाइन कर लेते हैं, लिंक्डइन, ठीक है, और आप यहाँ पे आ जाए तो ये देखिए इनलाइन है। समझ आ रही? मेक सेंस? ठीक है। अगर मैं इसको फ्लेक्स इनलाइन ना हो तो ये ब्लॉक जैसा बिहेवियर, या ये देखिए मैं इसको इनलाइन इससे हटा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, अपने लाइन में किसी दूसरे को नहीं जोड़ेगा, ये लिंक नीचे आ गया। अच्छा, अब ये ना हम इतने चाइल्ड नहीं था, ये LinkedIn इसका चाइल्ड नहीं था, इस वजह से चाइल्ड नहीं था, नहीं, देखिए वही कंसेप्ट है ब्लॉक और इनलाइन का। अगर ये एलिमेंट आप फ्लेक्स करते हैं तो ये बाहर दूसरे एलिमेंट्स उनके मुकाबले में ये ब्लॉक बिहेव करेगा, कंसिडर होगा ना। तो फिर ये अगर सिर्फ फ्लेक्स हमने दिया है तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, अपने लाइन में किसी दूसरे को नहीं छोड़ रहा, दूसरे एलिमेंट को, ठीक है, तो वो लिंक्डइन नीचे आ गया। अगर हम यहाँ पे इनलाइन फ्लेक्स कर देते हैं तो वो इसलिए आ जाता है क्योंकि ये अपने इनलाइन एलिमेंट हो जाता है बाहर के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से फ्लेक्स हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। समझ आ गई? अब देखिए मैं इन चीज़ों को हटाता हूँ, राइट, और इन सारे डिफ्स को हटाता हूँ और कुछ मैजिक देखते हैं। अक्सर आपने, अच्छा, जो आपको मैंने कार्ड वाला वो दिया था, असाइनमेंट दिया था, अब आपको पता चल रहा है कि वो फ्लेक्स से कितनी आसानी से हो सकता है। एक डिफ के अंदर 3 डिव्स ले लो, उनको हाइट दे दो, स्पेसिफिक विड्थ दे दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, सारे 1 सेकंड में, 5-6 सेकंड्स में वो अलाइन हो जाएंगे। मैंने फ्लेक्स किया था। अच्छा, आपने फ्लेक्स से किया था, नाइस। आज फ्लेक्स की इंशाल्लाह सही समझ आएगी। ये देखिए, मैं अगर डिफ कस्टम 1 में आ जाऊँ ना, और इसको मैं हाइट दे दूँ 300 पिक्सल्स, ठीक है, और इस दूसरे का हाइट कितना है, और 200 पिक्सल्स है। मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ ना तो इस फ्लेक्स ग्रो भी इसका वो कम कर लेते हैं, 2 की बजाय 1 करते हैं, ताकि हम सही से फ्लेक्स को समझें। ये अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इस तरह आ जाएगा, विच मेक सेंस, राइट। 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। एक ये कि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं, मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो ये कहाँ पे अलाइन है, वो टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन पे अलाइन है, मिडल हॉरिजॉन्टल लाइन पे अलाइन है, कि बॉटम पे अलाइन है। ये एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट टॉप पे अलाइन है ना। अगर मैं 2 और एलिमेंट्स बनाऊं, सब टॉप पे अलाइन है। अगर हम इसको मिडल, अक्सर हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको मिडल अलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो कंट्रोलिंग प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, आपको पता है, अलाइन आइटम्स। कौन सी प्रॉपर्टी है, अलाइन आइटम्स। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अलाइन वो मेरे ख्याल से स्टार्ट होता है, कि मेरे ख्याल से टॉप नहीं होता, बेसलाइन, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, स्ट्रेच। अच्छा, तो हम इसको अगर सेंटर में करना चाहते हैं तो हम सेंटर करेंगे, तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगी। देख रहे हो, अगर हम इस के बीच में एक सेंटर लाइन लगा ले तो वो दीज 2 divs आर अलाइन विद दैट। अगर हम इनको स्ट्रेच करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ताकि ये पूरी की पूरी वो स्ट्रेच काम नहीं करेगा जब आप यहाँ पे विड्थ देंगे। तो इसलिए अगर विड्थ नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, मैं इनसे विड्थ हटा देता हूँ। तो फिर इस तरह है, स्ट्रेच काम नहीं कर रहा, अलाइन आइटम स्ट्रेच, चलिए छोड़ें। अच्छा, फ्लेक्स स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये टॉप पे अलाइन है। अगर हम इसको फ्लेक्स एंड कर लेते हैं तो फिर कहाँ पे अलाइन हो जाएंगे, टू द बॉटम। टॉप बॉटम की जगह यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड है। अच्छा, नाउ कम्स द नाइस पार्ट। अगर आप चाहते हैं कि इनके बीच में फासले को कंट्रोल करें, कि ये कैसे एक दूसरे के मुकाबले में अलाइन हो, तो उसको आप जस्टिफाई कंटेंट से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट से। मैं इसको वापस सेंटर में कर लेता हूं ताकि अच्छा दिखाई दे। तो जस्टिफाई कंटेंट में क्या होता है, आपको पता है, बाय डिफॉल्ट ये
बेसलाइन या फ्लेक्स स्टार्ट में होता है, हम इसको 2-3 प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। एक, स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड का मतलब ये है कि हर एलिमेंट के इर्द गिर्द स्पेस होगी, हर एलिमेंट के इर्द गिर्द इक्वल स्पेस होगी। तो ये देखिए, जितना स्पेस इसके लेफ्ट साइड पे है उतना स्पेस उसके राइट साइड पे है, इसी तरह जितना स्पेस इसके लेफ्ट साइड पे है उतना स्पेस राइट साइड पे है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों के बीच में स्पेस को इवनली डिवाइड करें तो आप यहाँ पे कहें स्पेस इवनली। तो ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक फासला, यहाँ से यहाँ तक फासला और यहाँ से यहाँ तक फासला सब बराबर है। अगर आप ये चाहते हैं, अक्सर ये हम चाहते हैं कि एक जो डिव है ये एक कॉर्नर पे हो और ये दूसरा दूसरे कॉर्नर पे हो, और जब हम इसको वो करें ना तो बीच में अगर हम इस एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट को छोटा करें तो इसके बीच में फासला कम हो, ये एलिमेंट्स छोटे ना हो। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है और वो है स्पेस बिटवीन। ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पेस बिटवीन बहुत ज़्यादा मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है। मैं इसके विड्थ को 100% कर लेता हूँ ताकि वो तो हमने चेकिंग के लिए किया था। अब देखिए, मैं अगर इसको कम करूँगा, इसके विड्थ को, स्पेस को देके नीचे आ गया ना, वो फ्लेक्स रेप आपने किया हुआ है तो वो नीचे आएगा। अगर रेप नो रेप है तो फिर उसको धक्का देगा, फिर विड्थ को डिस्टर्ब करेगा। ये देखिए कितना रिस्पॉन्सिव है, दिखाई दे रहा है। आप अक्सर डिज़ाइंस को देख लेते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं, तो वो उन्होंने फ्लेक्स यूज़ किया होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस नॉलेज के साथ नेव बार बनाते हैं। नेव बार आपने देखा है, ये नेव बार है। ये जो ऊपर आपको नेव बार नज़र आ रहे हैं, होम लाइव डेमो देख लेते हैं, ये भी एक किस्म का नेव बार है। ये दिस नेव बार, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये अब देखिए, दोनों के बीच में जो फासला है ना, उसको आप अगर वो करेंगे, ये देखिए फासला आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। और ये बटन जब आ गया ना, ये देखिए, देख रहे हैं। तो कैसे हम इस नेव बार को बनाएंगे, तो अभी आ जाते हैं अपने नेव बार को बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक टॉप में एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसको मैं आईडी दे देता हूँ डिव, और आईडी क्या देते हैं, नेव बार, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं एक h1 लेता हूँ, और ये लेट से कौन सा हम इम्पैक्ट बना रहे हैं, इम्पैक्ट का एक वेबसाइट बना रहे हैं, और साथ में मैं एक UL दे देता हूँ जिसके अंदर li होगा लेट से होम, और फिर दूसरे लेट से प्रोडक्ट्स, शॉप्स, और लेट से कॉन्टेक्ट अस, या अगर कॉन्टेक्ट अस भी है, ठीक है। तो ये कैसे नज़र आएंगी आपको पता है, ये ऐसे नज़र आएंगे। ये देखिए इम्पैक्ट। अब हम कैसे इससे नेव बार बनाएंगे, अजीब बात है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ आते हैं, नेव बार को थोड़ा सा ग्रीन करते हैं ताकि अच्छा दिखाई दे। ई कॉमर्स शॉप्स अक्सर वो ग्रीन टाइप के होते हैं, तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर लेता हूँ, मीडियम सी ग्रीन कर लेता हूँ। क्वा मेरी ने जो भी है, ये थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, मीडियम सी ग्रीन, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो वो आ रहा है, जो मार्जिन आ रहा है, ये किसकी वजह से, ये डिव मेरे ख्याल से वो है ब्लॉक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन्स लेता है। तो मैं इसके मार्जिन्स को ना 0 कर लेता हूँ। फिर भी नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से ये H1 की वजह से हो रहा, इसके अंदर जो H1 है। तो क्या करते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये एक दूसरे से दूर हो और एक लाइन पे हो, तो मैं इसके डिस्प्ले को क्या कर दूंगा, फ्लेक्स कर दूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब देखें, ये यहाँ पे इस साइड पे है और मैं इसको इस साइड पे ले आना चाहता हूं, तो क्या करूं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, शाबाश। तो ये इस साइड पे आ जाएगा। मैं इन एलाइज को क्या करता हूँ, इनलाइन करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एलाई लिख देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि सारे एलाई। अगर आप इस तरह लिख लें कि नेव बार स्पेस एलाई, तो इसका मतलब ये होगा कि नेव बार के अंदर जो एलाई आपको मिले
उस पे सिर्फ ये स्टाइल्स अप्लाई करो, बाहर नहीं। तो जो भी नेवबार आईडी होगी, जो भी एलिमेंट होगा उसकी आईडी नेवबार होगी, उसके अंदर एलआई एलिमेंट्स होंगे, उन पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगे। तो मैं क्या कह लेता हूँ कि यार एलआई का जो डिस्प्ले है वो इनलाइन होना चाहिए, ठीक है, और इनलाइन हो गए, सही है, और इनसे जो वो प्रॉपर्टीज़ है वो भी चले गए। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होते हैं, ये फ्लेक्स स्टार्ट में अलाइन आइटम्स क्या होते हैं फ्लेक्स स्टार्ट में ना, इसलिए आपको ये बहुत ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये ऊपर है और ये नीचे है, क्योंकि इसने मार्जिन लिया हुआ है ना, तो वो मार्जिन भी इस एलिमेंट के साथ हिसाब होता है। तो ये पूरा एक एलिमेंट कंसिडर हो रहा है, तो इसका टॉप ये है, तो दोनों टॉप अलाइन है। तो अगर हम इसके अलाइनमेंट को सेंटर करना चाहते हैं तो हम क्या कह देंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये एक दूसरे के बिल्कुल वो आ जाएंगे। अब एलआई को ना मैं थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, तकरीबन 10 पिक्सल्स का, ताकि एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाए। दूर हो गए। अब राइट से भी थोड़ा सा, अब इस पूरे यूएल को मैं इस राइट साइड से थोड़ा धक्का देना चाहता हूँ, इम्पैक्ट को लेफ्ट साइड से थोड़ा धक्का देना चाहता हूँ। तो मैं कह दूंगा कि यार नेवबार के अंदर जो हमने H1 लिखा है, उस H1 को हम मार्जिन लेफ्ट देना चाहते हैं, क्या, लेट से 50 पिक्सल्स, ठीक है। और ठीक है, और जो नेवबार के अंदर यूएल है, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर देके ताकि सही समझ आ जाए। ये देखिए डिव है, उसके अंदर नेवबार आईडी हमने उसको दी है, और उसके अंदर H1 है, फिर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है। तो नेवबार के अंदर जो यूएल है उसको मैं मार्जिन राइट देना चाहता हूँ, कितना, 50 पिक्सल्स, सही है, मेक सेंस राइट। कोई और स्टाइलिंग, अच्छा बॉडी पे थोड़ा सा फॉन्ट अप्लाई कर देते हैं, अच्छा सा फॉन्ट फैमिली, और लेट्स से फ्रैंकलिन गोथिक, ये चीज़ नाइस। ये तो सारे वो हो गए। मैं इसको उठा के टाइम्स न्यू रोमन टाइम्स सेरिफ कैम्ब्रिया जॉर्जिया, ये भी सेरिफ है, ये भी नहीं चाहता, वर्दाना, ये सही है, सही है। ये भी अच्छा नहीं है यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। टाइम्स न्यू रोमन वो एरियल है ना, इसलिए वो नहीं कर रहा। मोंटसेरेट वो इसमें नहीं होता। अच्छा मोंट, ये बहुत अच्छा फॉन्ट है बाय द वे, मोंटसेरेट। नहीं हो जाएगा, सही है, मोंटसेरेट है, अच्छा ये सही है। तो हमने दे दिया ना थोड़ा सा मार्जिन, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नेवबार की तरह लग रहा है, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। लेकिन एक फंक्शनैलिटी का वो है, डिस्क्रिपेंसी है, कि यहाँ पे ये असल में लिंक्स होते हैं। जो आप होम पे क्लिक करते हैं, होम पेज पे ले आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पे। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे और इन लिंक्स के अंदर बजाय इस होम लिखने के हम यहाँ पे ए लिख लेंगे और उसको होम, ठीक है, और साथ में इस प्रोडक्ट को ए बना लेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिर इसको शॉप्स और यहाँ पे कॉन्टेक्टस। अच्छा आज से चीज़ें ना थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, आज के बाद आसान काम नहीं होगा ख़ास। ये देखिए स्टाइल वो हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। हम ऐसे ब्लू नहीं चाहते, हम ब्लैक या वाइट चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये अंडरलाइन भी ना हो। तो क्या करें, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे, शाबाश। तो नेवबार के अंदर जो हमें एलआई के अंदर जो ए है, ऐसे लिख लें या सिर्फ ए लिख लें, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर लिख लूँगा समझाने के लिए कि नेवबार के अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो एलआई है, उसके अंदर जो ए है, उस पे ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करो कि उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर दो, ठीक है, और उसका जो कलर है वो वाइट कर दो, सही है, और जो ऊपर इम्पैक्ट है उसका भी कलर में वाइट कर दूंगा।
सो दिस इज़ आवर नेव बार, और इस पे आप क्लिक भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो हैश आ रहा है ऊपर। अगर प्रॉपर आप URL दे दें तो फिर प्रॉपर वो URL उस पे ले जाएगा आपको। अब आप ऐसा करें कि एक नेव बार बनाएं और उस नेव बार के अंदर 3 लिंक्स बनाएं, और उन लिंक्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो 3 डिफरेंट पेजेस पे हमें ले जाएगा। home.html बनाएं, products.html बनाएं और shops.html बनाएं, और उसके अंदर बस एक h1 डिफाइन करें कि दिस इज़ द प्रोडक्ट पेज, दिस इज़ द होम पेज, दिस इज़ शॉप्स पेज। सही है। और सब में ये नेव बार होना चाहिए, सब में ये नेव बार होना चाहिए, सब में तीनों पेजेस में नेव बार होना चाहिए, और नीचे उसके h1 होगा जो हमें ये बताएगा दिस इज होम पेज, दिस इज प्रोडक्ट पेज, दिस इज शॉप पेज। तो सब में नेव बार होगा। हाँ, सब में नेव बार होगा, लेकिन सब में आपने क्या करना है कि एक ही style.css को यूज करना है। फिर तो आसान है। आप ये करें, फिर ग्रिड को डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो अभी हमने फ्लेक्स बॉक्स डिस्कस किया। आते हैं ग्रिड की तरफ और फिर कुछ फन करते हैं, उसके बाद कार्ड्स भी बनाते हैं थोड़े से। अच्छा, a language that doesn't affect the way you think about programming is not worth knowing। जो भी लैंग्वेज आपकी सोच ना बदले प्रोग्रामिंग के मुतालिक, उसे सीखे ही ना। ग्रिड की तरफ आते हैं। डिस्प्ले ग्रिड। फ्लेक्स तो हमने डिस्कस कर लिया कि फ्लेक्स में कैसे हम चाहे चिल्ड्रन को लेआउट करेंगे। आपको पता है टेबल आपने देखा होगा, टेबल कैसे बनता है, उसमें रोज मतलब एक सेल कैसे बनता है, हम रोज बनाते हैं और कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है। व्हाट इज ग्रिड लेआउट? ग्रिड लेआउट में सही रुस्ता भाई पोए की चीज़ डिस्टर्ब किएगा हमने। ग्रिड लेआउट में क्या होता है कि कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं और उनसे सेल बनते हैं और उसको हम ग्रिड सेल कहते हैं, ठीक है। अब इस हर एक सेल में हम एक एलिमेंट को प्लेस करेंगे। अब ये हमारी मर्जी है कि कॉलम कितने विड्थ का होगा, रो कितने हाइट का होगा, इन सो ऑन। तो हम अपने सेल्स डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसमें एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको ग्रिड कहते हैं और ये भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगा। अच्छा, मैं क्या कर लेता हूँ कि अच्छा, ग्रिड में भी इस तरह है जैसे फ्लेक्स में था ना, कि अगर आप किसी पेरेंट को फ्लेक्स दे देते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है दूसरे बाहर एलिमेंट्स के लिए, ब्लॉक, ठीक है। और अगर इनलाइन फ्लेक्स करें तो वो इनलाइन की तरह बिहेव करेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रिड कंटेनर, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रिड आइटम 1 और ग्रिड आइटम 2, ठीक है। इस यहाँ पे आकर इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रिड कंटेनर, बैकग्राउंड कलर लेट से उसका क्या है, बैकग्राउंड कलर लेट से है एक्वामेरीन, और जो इसका विड्थ है वो कितना होना चाहिए, 100%, ठीक है। नाइस, which is making sense, right? So it's like this. By default अब ब्लॉक एलिमेंट्स है दोनों, तो एक डिव ऊपर और दूसरा डिव उसके नीचे। अगर हम यहाँ पे आ जाए और ग्रिड के आइटम्स को थोड़ा सा स्टाइल करें, ग्रिड आइटम 1 लेट से मैं उनके विड्थ को स्पेसिफाई नहीं करते बल्कि क्या कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर लेट से मैं क्या कर लेता हूँ, डॉजर ब्लू कर लेता हूँ। और लेट से ग्रिड 2 का जो वो है आइटम 2, वो क्या है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, सही है, मेक सेंस, राइट। अगर मैं इस ग्रिड कंटेनर में आऊँ और इसका जो वो है डिस्प्ले है वो मैं
उसको ग्रिड वैल्यू दे दूं तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब हमने रोज़ और कॉलम्स नहीं बनाए, तो रोज़ और कॉलम्स कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पे आएंगे और हम इसके अंदर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखेंगे और ग्रिड टेम्पलेट रोज़ भी मेरे ख्याल से है। सो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं? लेट से 3 कॉलम्स बनाना चाहते हैं। उनका विड्थ क्या होगा हर एक कॉलम का? लेट से हर एक कॉलम का विड्थ 200 पिक्सल्स होगा, तो 200 पिक्सल एक कॉलम, 300 पिक्सल थर्ड कॉलम और 200 पिक्सल सेकंड कॉलम 300 पिक्सल का और थर्ड कॉलम 200 पिक्सल्स का। तो ये एक एक सेल में उसको प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये 200 पिक्सल का है, ये 300 पिक्सल का है। इसके बाद कौन सा कितने विड्थ का कॉलम है? 200 पिक्सल्स का। ये देखिए 200, 300 और 200। अगर इसके बाद मैं 2 और डिव्स यहाँ पे कॉपी करूँ, ये देखिए 1 इधर आ गए और फिर नेक्स्ट लाइन से फिर ये 200 पिक्सल्स, ये 300 और ये फिर 200। सो इस तरह दिस इज ग्रिड लेआउट। हम इन रोज के बीच में, इन कॉलम्स के बीच में गैप भी ला सकते हैं, सही है। लेकिन इसका इतना मकसद क्लियर, मतलब मकसद क्या है, ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं अगर इनको हम इनलाइन करें। तो इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये रिस्पॉन्सिव होता है। ये देखिए ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव होता है। ये स्टिल इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है क्योंकि हमने कॉलम्स को पिक्सल में डिफाइन किया हुआ है, परसेंटेज में डिफाइन नहीं किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे कह लूँ कि जो हमारा पहला कॉलम है वो होगा 30 पिक्सल्स का, 30% का, जो दूसरा कॉलम है वो होगा लेट्स से 40% का, और जो तीसरा कॉलम है वो भी 30% का होगा। समझ आ गई? तो इसको हम अब अगर हम छोटा करेंगे तो ये देखिए कितना रिस्पॉन्सिव है। समझ आ रही है? अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ ताकि ये उस दूसरे से थोड़ा अलग हो जाए। मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स, सही है, ताकि आपको बीच में फ़र्क वाज़ेह दिखाई दे। देख रहे हैं? अच्छा, ऑलराइट, सो दिस इज़ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इसी तरह आप रोज़ को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँ ग्रिड टेम्पलेट रोज़, तो हम रोज़ को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यार हर एक रो का कितना वो होगा। तो लेट से मैं चाहता हूँ कि उसका हाइट कितना होगा, 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स। 3 रोज़ बनाते हैं, या दूसरे रो को 200 पिक्सल्स कर लेते हैं। तो ये देखिए उसका जो हाइट है पहले रो का वो कितना हो गया है, 1 पिक्सल, 100 पिक्सल, इसका 200 पिक्सल्स, और फिर जो रो है उसका कितना है, उसका भी 100 पिक्सल्स है। तो ये उतनी जगह को घेर लेता है और फिर अकॉर्डिंगली उसमें एलिमेंट्स को एडजस्ट करता है। अब हमारे पास इतने एलिमेंट्स है ही नहीं कि हम उनको यहाँ पे प्लेस करें, इससे ये मसला है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं 4 करता हूँ, इसको 3 करता हूँ। आपको पता है आप ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड भी कर सकते हैं। मैं अगर चाहता हूँ कि जो 4 नंबर एलिमेंट है ग्रिड आइटम 2 है, इस 4 वाले 4th ग्रिड को, इस 4th डिफ को मैं आईडी दे देता हूँ ग्रिड 4, और ग्रिड 4 वाले आइटम को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं ना, नेक्स्ट रोज़ में, या फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर मैं चाहता हूँ कि इस 4th जो डिव है इसको मैं इस सेकंड डिव के पोजीशन पे ले आऊँ, तो मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स कॉलम, सॉरी ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, सेकंड कॉलम से।
तो ये सेकंड कॉलम पे आ जाएगा, वहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको रोज फर्स्ट रो से स्टार्ट करना चाहता हूँ, फर्स्ट रो ग्रिड रो स्टार्ट, और कौन सा रो है, फर्स्ट। तो ये देखिए 4 यहाँ पे आ गया और फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गए। समझ आ रही है? तो हम किसी भी एलिमेंट को इन ये जो टेबल किस्म का बन रहा है इसमें कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। सही है? सो दिस इज द ग्रिड लेआउट। तो ग्रिड बॉक्स और जो ग्रिड लेआउट है और फ्लेक्स बॉक्स है, ये दोनों मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो दिस इज़ वेरी मोबाइल रिस्पॉन्सिव। हम इनको बीच में वो भी दे सकते हैं, फासला भी दे सकते हैं। मैं अगर चाहता हूं कि यार कॉलम्स के बीच में थोड़ा सा फासला होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि ग्रिड कॉलम, मेरे ख्याल से ऑटो कॉलम्स है या कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं भूल गया। हाँ, ये गैप इन्होंने हटाया हुआ है, पता नहीं क्यों। ग्रिड कॉलम गैप, कितना गैप होना चाहिए, लेट्स से 10 पिक्सल्स का होना चाहिए। तो हर एक कॉलम के बीच में 10 पिक्सल्स का फासला होगा। ठीक है? अगर मैं रोज के बीच में भी 10 पिक्सल्स का वो चाहता हूं, तो ग्रिड रो गैप 10 पिक्सल्स। सही है? मेक सेंस? सो दिस इज हाउ द ग्रिड लेआउट वर्क्स। सूडो क्लासेस की तरफ आते हैं। मैं अगर चाहता हूं कि इस 4 पे ना अगर मैं होवर करूं, अगर मैं इस पे होवर करूं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो कैसे करेंगे? को पता है? मैंने ऑलरेडी इस 4 को सेलेक्ट किया हुआ है ना, ग्रिड 4 को मैंने एक स्पेसिफिक आईडी दी हुई है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा ग्रिड 4 और इसके साथ कोलोन लगा लूँगा और यहाँ पे लिख लूँगा होवर, और इसको सूडो एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडो क्लास या सूडो एलिमेंट। सूडो मतलब फेक, तो ये एक फेक किस्म का क्लास है जो कि हम ग्रिड 4 को ऐड कर रहे हैं। तो अगर इस पे कोई होवर करे, तो मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड कलर वो पर्पल हो जाए। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे आ जाता हूं, ये देखिए, समझ आ रही है? ठीक है? और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, सिर्फ होवर नहीं है, बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, एक कॉलोन लगाए और ये तो डबल एक्टिव है, जब वो एक्टिव हो वो लिंक, ये लिंक के लिए है। ब्लैंक, करंट, डिफ़ॉल्ट, डिसेबल्ड, जब बटन डिसेबल हो तब उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, एंड ऑल दैट स्टफ। फर्स्ट, किसी एलिमेंट के फर्स्ट चाइल्ड को स्टाइल करना चाहते हैं, पता नहीं है कौन सा फर्स्ट चाइल्ड है, तो आप फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वापस होवर ले आऊँगा, अजान है, थोड़ा सा वेट करते हैं। Alright, so this is the pseudo elements. अच्छा, I guess that's it for today. कुछ वो करते हैं, एक साइड नेव बनाते हैं। ठीक है? कैसे हम साइड नेव बार बनाएंगे, और कुछ वो करते हैं। ये अगर आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई पेज एक्टिव होता है तो उसके नीचे एक अंडरलाइन होता है, तो वो कैसे ले आएंगे उस अंडरलाइन को। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और इसको मैं क्लास दे दूँगा एक्टिव। ठीक है? और एक्टिव क्लास में मैं क्या डिफ़ाइन कर लूँगा कि एक्टिव क्लास जिसका हो ना, उसमें वो होना चाहिए जो बॉर्डर बॉटम है वो 1 पिक्सल्स का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और ऑरेंज होना चाहिए। सही है? सो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए इसके नीचे एक वो आ गया, अंडरलाइन आ गया है। मैं इसको 2 पिक्सल्स कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा हो। सही है? तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि इसका एक ये पेज एक्टिव है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब हम इस पे होवर करते हैं तो वो बॉर्डर बॉटम आ जाता है। तो ये कैसे करेंगे हम यहाँ पे बताएंगे। लिसन है, गौर से देखें, नेव बार, और इस नेव बार के अंदर जो एलाई है, उस एलाई पे अगर कोई होवर करे, समझ आ रही है? नेव बार, और नेव बार में एलाई पे अगर कोई होवर करे, तो फिर आप जो, यही मैं कॉपी कर लूँगा, उस एलाई का जो जिस पे होवर हुआ है उसका बॉर्डर बॉटम ये होना चाहिए। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखिए, सही है? अच्छा, समझ आ गई? नाइस। अब बनाते हैं एक साइड नेव। साइड नेव कैसे बनाएंगे? साइड नेव का पता है?
नहीं पता ना? मैं अगर इस यहाँ आ जाऊँ एडमिन पोर्टल में, ये देखिए इसको साइड नेव कहते हैं। ये कैसे बनाएंगे, किसी को आइडिया है कैसे बना सकते हैं इसको? चलो बनाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक साइड नेव डॉट HTML, ठीक है, और साइड नेव जल्दी जल्दी बनाते हैं। साइड नेव, अच्छा गौर से देखें गाइस प्लीज़, फिर समझ नहीं आएगी। स्टाइल डॉट CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS, ठीक है, वो कनेक्ट कर लिया। एक डिव बनाते हैं, उस डिव के अंदर UL बनाते हैं और उस UL को हम li देते हैं होम, और लेट्स से एडमिन पोर्टल की तरह लुक देते हैं यूज़र्स, और फिर यहाँ पे लेट्स से li शॉप्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँ, गौर से देखें, ये देखिए इस तरह का आ रहा है। कैसे इसको चेंज करते हैं, देखिए इस डिफ के ना अंदर मैं एक H1 भी ले लेता और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडमिन पोर्टल, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा ऑलराइट, सो ये H1 बहुत बड़ा है, मैं इसको H3 कर लूँ और इसको मैं ID दे दूंगा साइड नेव, ठीक है, साइड नेव। इस साइड नेव को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। कैसे, देखिए मैं कह दूंगा कि साइड नेव का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या होना चाहिए, वो लेट से एज्यूर होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चेंजेस आने चाहिए, सही है। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये दिस इज एज्यूर। अब देखिए इसने पूरा का पूरा विड्थ कवर किया हुआ है। मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, चलो मैं इसको कह लेता हूँ कि ये RGBA 0.7 फुल डार्क करते हैं इसको, और जो कलर है वो वाइट करते हैं, ठीक है, सही है। कैसे इस चीज़ को हटाएंगे साइड नेव में, ये कहाँ से आ गया है, तो ये इस H3 की वजह से आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका एक फिक्स विड्थ डिफाइन करेंगे। इसका फिक्स विड्थ कितना है, लेट से हम कह देंगे 200 पिक्सल्स, डिफाइन कर लिया। अब क्या कहेंगे कि इसका जो हाइट है वो 100 VH होना चाहिए, सही है। लेकिन हमारा मसला ख़त्म नहीं हुआ। हमारा मसला क्या है, हमारा मसला ये है कि हम चाहते हैं कि हम जो भी HTML लिखे वो इस खाली पेज, यहाँ इस खाली जगह पे आए। अगर हम यहाँ पे इस डिफ के नीचे कोई HTML लिखेंगे, लेट्स से मैं H1 लिखता हूँ, दिस इज़ हेडिंग, तो ये कहाँ पे आएगा, इसके नीचे आएगा। तो हमारा सारा मकसद बर्बाद हो गया है। मकसद ही क्या है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमारा पोजीशन वाला जो कल हमने डिस्कस किया था वो हमारे काम आएगा। मैं इसके पहले तो इससे वो हटा देता हूँ यार, साइड नेव के अंदर जो H3 है ना, उससे मैं मार्जिन हटा देता हूँ, सही है। तो अब ये देखिए इसके नीचे है वो है। मैं इस साइड नेव के पोजीशन को फिक्स्ड कर लूँगा, ठीक है। मैंने जब इसके पोजीशन को फिक्स कर लिया तो ये नीचे था ना, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये क्या हो रहा है, फिक्स। तो बस ये यहाँ पे फिक्स्ड होगा ना। अब हम इस साइड नेव को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो इसके पीछे हाइड हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने डिफ़ॉल्ट फ्लो में आ रहे हैं। ये तो डॉक्यूमेंट के डिफ़ॉल्ट फ्लो से निकल गया है। तो इसका एक ट्रिक ये है कि आप यहाँ पे एक वो बनाएं, आप यहाँ पे इसके नीचे एक डिव बनाएं और उस डिव को सारा कोड आप इस डिव के अंदर लिखेंगे, और इस डिव को आप ID दे दें, लेट से कंटेनर फ्लूइड, क्योंकि कंटेनर ऑलरेडी हमने किसी दूसरे को दिया हुआ है। और इस कंटेनर फ्लूइड के अंदर आप सारा कोड लिखेंगे। और उसको स्टाइल कैसे करेंगे आप, ये आसान ट्रिक है। मैं कह दूंगा कि यार ये जो कंटेनर फ्लूइड है, इस कंटेनर फ्लूइड का मार्जिन लेफ्ट क्या होना चाहिए, हमेशा 200 पिक्सल्स होना चाहिए।
ठीक है। तो मैं अगर इसके अंदर फिर कोई कोड लिखूंगा, इसके अंदर अगर मैं कोई H1 लिखूं, दिस इज हेडिंग, ये देखिए समझ आ गई। अच्छा, साइड नेव के सारे जो मार्जिन है वो 0 कर देंगे। अच्छा, मैंने लेफ़्ट और राइट डिफाइन नहीं किया ना, लेफ़्ट 0, राइट 0, राइट नहीं, टॉप 0, सॉरी। सही है। अब सारा कोड लिखेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। कंटेनर, लेट से मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखता हूँ तो वो लॉरम एप्सम, क्योंकि वो एक डिफ के अंदर हम कर रहे हैं और उस डिफ का मार्जिन लेफ्ट कितना है, ये देखिए। तो आप करें, एडमिन पोर्टल बनाए पूरा, ये होम से वो टेक्सटाइल हटाए, आप कर सकते हैं। जस्ट इट वाज, यानी वो स्टाइल तो आपको पता है कैसे देने हैं, सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा था कि आप एक साइड नेव कैसे बनाएंगे। सो आई गेस यू एंजॉयड इट, राइट? आपको पता है हमें सिर्फ एक क्लास बाकी है CSS एनिमेशंस का, and we are done with CSS. We will go for the bootstrap, and then after the bootstrap we will a little bit touch the tailwind, and then inshallah the one and only JavaScript. सही है। तो यही हफ्ता है आपके पास, दबा के CSS को रिवाइज करें, HTML को रिवाइज करें। जब तक रिवीजन नहीं होती, बाय द वे मैं बहुत सर्च कर रहा था कि कैसे मैं एक स्किल को सीखूंगा कि वो मुझसे भूले ना, ठीक है। और मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया है, बहुत सारी वीडियोस देखी है। मैं ये चाहता था कि मैं कैलकुलस की किताब एक मरतबा पढ़ूँ ना तो मुझे बस याद रहे। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे ये मिला कि द ओनली थिंग दैट यू कैन डू टू रिमेंबर सम स्किल इज़ रिपीटिशन। सबसे कमाल की चीज़ रिपीटिशन है। आप सबसे मुश्किल कोड को 10 दिन देख लें, वो आप याद कर लेंगे। अगर आपको समझ भी नहीं आ रही आप उसको याद कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि रिपीटिशन इज़ द की। इससे मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपीट करें, दोबारा सिरे से शुरू हो जाएं, HTML और सारे CSS को रिपीट करें, बिकॉज दिस इज़ पूरा हफ्ता है आपके पास। इंशाल्लाह फिर हम CSS एनिमेशंस को पढ़ेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको पिछले कंसेप्ट सही दबा के सीखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप नहीं करते सो आई कैंट हेल्प यू, मैं दोबारा वापस वहाँ नहीं जा सकता। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, फिर कोई मसला हो तो मुझे बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।